नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कृषि और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर सरकार का है जोर। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में दिया जवाब। कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देना है सरकार का मकसद। कहा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए कृषि और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है जरूरी। किसानों को लाभान्वित कर उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाने पर है फोकस। ओडिशा के वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए टीम गठित। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वनों में आग लगने की अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए 3 विशेषज्ञों का दल भेजने का लिया निर्णय। पर्यावरण को स्वच्छ रखने और वन संरक्षण की दिशा में अहम कदम। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.26% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 673.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में करीब 98,55,000 किसान हुए लाभान्वित। और देश भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि। हरिद्वार की हर की पौड़ी घाट हुआ रोशनी से जगमग। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे हर की पौड़ी। देश भर के शिव मंदिरों में अपने आराध्य की रचना के लिए पहुंच रहे हैं शिव भक्त। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। थाईलैंड में भारत की राजदूत सुचित्रा दुरई ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से FAO का प्रतिष्ठित किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइंस सॉइल डे 2020 पुरस्कार ग्रहण किया। थाईलैंड के कृषि एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर शेलेयर माचाई त्रियोन ने बैंकॉक, थाईलैंड में हुए एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। FAO रोम ने विश्व मृदा दिवस 2020 की शाम को बीते साल के दौरान मृदा शरण रोको हमारा भविष्य बचाओ विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान के लिए ICRA को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का ऐलान किया था। ICAR मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश ने स्कूली छात्रों, कृषि समुदाय और आम जनता के लिए भारी उत्साह के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। संस्थान ने विश्व मृदा दिवस के आयोजन के तहत मृदा हमारी धरती मां के संरक्षण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। राजस्थान के जोधपुर में पशुओं के आहार को बनाने के लिए पशु आहार सौर चूल्हे का निर्माण किया गया है। इस सौर चूल्हे में किसान 8 से 10 किलो पशु आहार पका सकते हैं। इसमें बनने वाला पशु आहार बिल्कुल पौष्टिक होगा। चूल्हे की लागत भी काफी कम है और ये खेत या घर पर स्थापित हो सकता है। इस तकनीक के और क्या क्या फायदे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिमी राजस्थान में सार्वजनिक सौर ऊर्जा की उपलब्धता को देखते हुए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर ने पशुओं के आहार को बनाने के लिए पशु आहार सौर चूल्हे का निर्माण किया है। इस सौर चूल्हे में किसान 8 से 10 किलो पशु आहार पका सकता है। इसमें बनने वाला पशु आहार बिल्कुल पौष्टिक होगा, जिससे पशुओं की दूध की उत्पादित क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इसका उपयोग कर प्रतिवर्ष 1000 किलो लकड़ी की बचत किसान कर सकते हैं। कृषि अभियांत्रिकी एवं नवीनीकरण ऊर्जा प्रभाग के प्रधान वैज्ञानिक सुरेंद्र कुमार पुनिया ने बताया कि किसानों के लिए बनाए गए इस आहार चूल्हे की लागत बिल्कुल ही कम आती है और किसान उसे अपने खेत या घर पर स्थापित कर सकता है। किसानों के लिए हमने एक पशु आहार सौर चूल्हा निर्मित किया। इस सौर चूल्हे के द्वारा हम 8 से 10 केजी जो पशु आहार तैयार कर सकते हैं प्रतिदिन, जो कि मतलब 3 से 4 जो दुधारू पशु हैं उनके लिए उसमें पशु आहार को हम तैयार कर सकते हैं। और इस सौर चूल्हे की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अगर हम 11 बजे के आसपास अगर हम उसमें अपना आहार रखते हैं तो 3 बजे तक वो आहार तैयार हो जाता है। और वो पशु आहार एक प्राकृतिक रूप से तैयार पशु आहार है, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे दूध की उत्पादन की मात्रा भी पशुओं में बढ़ती है। पशु आहार सौर चूल्हे का विकास राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के गांवों में पशु आहार बनाने के लिए किया गया है। ये दोहरे कांच एवं परावर्तक द्वारा निर्मित है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, जो ट्रैकिंग आवश्यकताओं को समाप्त करता है। करीब 1000 किलोग्राम जो लकड़ी है उसकी बचत कर सकते हैं, जो कि जलाने के लिए उपयोग में काम ली जाती है, जो कि करीब 3611 मेगा जूल ऊर्जा के बराबर है। और इसके द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम कर सकते हैं। तो ये जो है, ये युक्ति जो पशु आहार सौर चूल्हा युक्ति है, ये यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
पशु आहार तैयार करने के लिए विकसित की गई तकनीक न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करती है, बल्कि ईंधन संरक्षण और मादक पदार्थों की कमी में भी मदद करती है। इस तरह के आहार पकाने का संचालन ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है और वे कृषि ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रयास के जरिए किसान समय बचा सकते हैं और कृषि कार्यों की देखभाल के लिए अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं इस खरीदी को आंकड़ों के जरिए। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.26% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 673.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया। इसके अतिरिक्त मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 30.11% है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 98,55,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,12,421 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,964 किसानों को लाभ हुआ है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,716.31 करोड़ रुपए मूल्य की 91,86,068 कपास गांठें खरीदी गईं। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई। और देश भर की मंडियों में फसलों की खरीदी की जा रही है। कैसे रहा मंडियों का हाल, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी। वहीं चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 33,80,654 टन का हुआ है, जो बीते साल 28,42,724 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 42,17,255 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 35,87,432 टन का ही हो सका था। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 9 मार्च को धान का भाव रहा 1,600 रूपए। 10 मार्च को इसके भाव में 75 रूपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,675 रूपए। इसी तरह गुजरात की दहेगांव मंडी में धान के सौदों में 12 रूपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 मार्च को धान का भाव रहा 1,562 रूपए, जो 9 मार्च को 1,550 रूपए था। धान के भाव में उठाव का सिलसिला ओडिशा की बुनाई मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 9 मार्च को धान का भाव रहा 1,868 रूपए। 10 मार्च को इसके सौदे 1,132 रूपए उछलकर 3,000 रूपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 मार्च को धान बिना किसी उठापटक के 2,300 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में बुधवार को धान का भाव रहा 1,500 रूपए। राज्य की सीतापुर मंडी में धान 5 रूपए टूटकर 1,270 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में धान के सौदे 20 रूपए मजबूत होकर 1,670 रूपए पर हुए। आपको बता दें कि इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। 26 फरवरी 2021 तक धान किसानों से 6 करोड़ 63 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 5 करोड़ 70 लाख 30 हजार टन का रहा था। वहीं इन दिनों दलहनी किसानों से अरहर की सरकारी खरीद हो रही है। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 6,000 रूपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है।
नेफेड ने 1 मार्च तक अरहर की कुल खरीद 10,763 टन से ज्यादा की कर ली है। अब तक अरहर की सरकारी खरीद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अरहर की कुल खरीद 8,970 टन की हो चुकी है। महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 1,238 टन, गुजरात से इसकी खरीद 522 टन, जबकि तमिलनाडु से 31 टन अरहर खरीदी जा चुकी है। इस सरकारी खरीद से अब तक 7,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की खरीफ पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सीजन में साबुत अरहर की उपज में 10,000 टन की कमी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 38,80,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन की रही थी। फिलहाल एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 9 मार्च को साबुत अरहर का भाव रहा 4,900 रूपए। 10 मार्च को इसके भाव में 300 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,600 रूपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 575 रूपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 मार्च को अरहर का भाव रहा 5,450 रूपए, जो 9 मार्च को 4,875 रूपए था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ की कानपुर मंडी में 9 मार्च को साबुत अरहर का भाव था 5,800 रूपए। 10 मार्च को इसके सौदे 50 रूपए लुढ़क कर 5,750 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बुधवार को साबुत अरहर 10 रूपए चढ़कर 5,250 रूपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 120 रूपए टूटकर 5,430 रूपए पर हुए। सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए अग्रसर है। कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देकर किसानों को लाभान्वित करने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सभी योजनाओं को लक्षित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को घटक योजनाओं के रूप में कार्यान्वित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना का औपचारिकरण शुरू किया गया है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के साथ 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए कृषि और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता घटक नाम से एक नया घटक पेश किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ओडिशा के वनों में आग की घटनाओं के लिए टीम गठित की है। ओडिशा के वनों में आग की घटनाओं के लिए टीम गठित। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओडिशा के वनों में आग लगने की अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 3 विशेषज्ञों का एक दल भेजने का निर्णय किया है। एक ट्वीट में प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह दल जल्द ही ओडिशा जाएगा। ये दल वनों में लगी आग को शीघ्र पूरी तरह से शांत करने के लिए उपयुक्त परामर्श देने के साथ ही आवश्यक सहायता भी देगा। ये दल राज्य के वनों में आग लगने की घटनाओं के रुक जाने और स्थिति सामान्य होने तक वहीं रुकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दल के साथ वो भी प्रतिदिन राज्य के वनों में आग दिखाने वाले मानचित्र पर नजर रखेंगे। साथ ही ये दल अलग से सिमलीपाल बाग क्षेत्र जैवमंडल के मानचित्र में जारी आग के मानचित्र की भी निगरानी करते रहेंगे। और देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के पश्चिमी पठार क्षेत्र में मूंग की बुआई जारी रखें। यहाँ के मध्य और उत्तर पूर्वी पठार इलाके के किसान मूंग के साथ साथ भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। झारखंड के दक्षिण पठार इलाके में उन्नत किस्म की धान की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में रबी की फसल की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान सरसों, मसूर, मटर और चने की कटाई का काम करें। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तैयार अलसी और सूरजमुखी की कटाई करें। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके में आलू की खुदाई का काम करें।
कद्दू, तरबूज, खरबूजा, खीरा, करेला और भिंडी जैसी फसलों में बढ़ते तापमान को देखते हुए पर्याप्त नमी बनाए रखें। इन दिनों किसान गन्ने की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में आलू की खुदाई का काम करें। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में गर्मियों के मौसम की सब्जियों की बुआई पूरी कर ले। यहाँ किसान भिंडी, कद्दू, खीरा, करेला जैसी सब्जियों की बुआई पूरी करे और मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम करे। इस समय बिहार के किसान गन्ना, तिल, सूरजमुखी और मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। इस समय आम के पेड़ों पर फूल लग रहे हैं। ऐसे में सिंचाई से लेकर दवा के छिड़काव तक खास ध्यान देने की जरूरत है। जब गेहूं की फसल में बाले आने लगे तो मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने की जरूरत है। भारत सरकार जल के कृषि में बेहतर उपयोग के साथ बारिश के पानी को संग्रहित कर उसको खेती किसानी और पीने के लिए उपयोग में लाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए कैच द रेन कैंपेन के साथ सही फसल अभियान चलाया जा रहा है। वर्षा जल का कैसे हो बेहतर उपयोग, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की नेशनल वाटर मिशन के मिशन डायरेक्टर एवं जल शक्ति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जी अशोक कुमार से। जल है तो कल है, इसी थीम को लेकर भारत सरकार लगातार काम कर रही है। अभी हमारे साथ जल शक्ति मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर है नेशनल वाटर मिशन जी अशोक कुमार जी मौजूद है। आइए जानते हैं इससे किस तरह जल को सहेज कर आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है। जल को सहेजने के लिए दो चीज़ें करना पड़ता है हमको, डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट के लिए। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट में हमको एग्रीकल्चर में आजकल हमारे देश में बहुत सारा पानी यूज़ होता है। 80% 80 to 90% वाटर एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। तो उसको थोड़ा अच्छी तरह मैनेज करेंगे। सही फसल जैसे कैंपेन हमने शुरू किया था जहाँ पे फार्मर्स को ये बताया गया कि आप पानी जो ऐसे फसल उगाए जिसमें पानी का लागत कम लगे और यूज़ द वाटर मोर एफिशिएंटली बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। तो वो डिमांड साइड मैनेजमेंट है। और सप्लाई साइड मैनेजमेंट में हमको भारत में ज़्यादातर पानी बारिश से मिलते हैं। ये पानी इसलिए रेन वाटर को संग्रह करने के लिए कैच द रेन करके कैंपेन भी शुरू किया है। ये कैंपेन हमने पिछले दिसंबर से शुरू किया है और अगले 3-4 महीने जैसे मानसून तक चलेंगे। हम हर खेत में हर जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने की रिक्वेस्ट किया है सब लोगों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और स्टेक होल्डर्स को और फार्मर्स को, सबको बोला कि आप अपने एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं ताकि बारिश का जल को संग्रह करके रखें और वो पानी अब बारिश के टाइम में जो आता है उसको संग्रह कर रखेंगे तो समर में आपको काम आ जाएंगे। तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स से कैंपेन ऑन द सप्लाई साइड मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री हर घर नल योजना चला रहे हैं ताकि पानी का सदुपयोग हो, हर व्यक्ति को पानी मिले। हर घर नल योजना से तो कैच द रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कितना मददगार साबित हो? प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है कि हर घर में नल से पानी दे, वो काम चल रहा है। टैप वाटर घर में आएंगे तो बट इंश्योर दैट पानी है नल से आने के लिए। इसीलिए कैच द रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोर्स सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है। हम नल कनेक्ट करके घर में बट उसके लिए पानी की ज़रूरत है ना, पानी संग्रह करने के लिए वी हैव टू हैव दिस कैच द रेन कैंपेन। इसलिए हम ये कैंपेन इसलिए चला रहे हैं कि वर्षा का पानी को संग्रह करके पीने के पानी के यूज़ कर सकते हैं। सो कैच द रेन कैंपेन एंड हर घर नल का कैंपेन दोनों बहुत क्लोजली लिंक्ड एसोसिएटेड है। तो थे नेशनल वाटर मिशन के मिशन डायरेक्टर जी अशोक कुमार, जिनका मानना कि जल है तो कल है। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए सरकार न केवल पानी को सहेजने की प्रथा में काम कर रही है बल्कि जल की एक एक बूंद को सहेज कर आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित बनाने का नया काम भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वर्तमान चीनी उत्पादन वर्ष 2020-21 के दौरान देश में चीनी का उत्पादन 260 लाख मीट्रिक टन की घरेलू खपत के मुकाबले 310 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अभी तक घरेलू चीनी मिलों द्वारा 222 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया है। चीनी के अधिशेष स्टॉक को खाली करने के लिए सरकार ने चीनी के सीजन के दौरान निर्यात के लिए 60 लाख मीट्रिक टन का मिलों के हिसाब से निर्यात कोटा आवंटित किया है। इसके अलावा सरकार चीनी मिलों को गन्ने के रस, चीनी, चीनी सिरप और गुड़ से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कि अतिरिक्त चीनी को डाइवर्ट किया जा सके। चीनी मिलों को अतिरिक्त चीनी निकालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने तमाम फीड स्टॉक से इथेनॉल की पारिश्रमिक कीमत तय की है।
और देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व भक्ति भय भाव के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज के साथ श्रद्धालु भोले बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में शिव भक्त जल, दूध, बेलपत्र, बेर और फूलों के साथ भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। आस्था के इस महापर्व पर चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। वहीं हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव की उपासना की। महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में कांवरियां भी हरिद्वार पहुंचते हैं। आज के दिन शिवालयों में भी भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी में आज के स्नान को देखते हुए मेला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। कई नए पुल और घाट भी तैयार किए गए हैं। हरिद्वार में अनेक जगह पेंटिंग करके हरिद्वार को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। हरिद्वार कुंभ मेले में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर पहले शाही स्नान में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। हरिद्वार की हर की पैड़ी का घाट महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष रोशनी से जगमग किया गया है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी श्री शंकराचार्य जी मंदिर में भी भक्त बम बम भोले का जयकारा लगा रहे हैं। मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। वहीं उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए जलाभिषेक किया गया। भक्तगण सुबह से ही कतारों में लगकर अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महादेव की नगरी काशी भी श्रद्धालुओं के जयकारे से गूंज रही है। भक्ति का यह सैलाब नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी देखा जा रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के पावन स्मरण स्वरूप मनाया जाने वाला यह उत्सव संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर सरकार का है जोर। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में दिया जवाब। कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देना है सरकार का मकसद। कहा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए कृषि और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है जरूरी। किसानों को लाभान्वित कर उनकी आजीविका के अवसर बढ़ाने पर है फोकस। ओडिशा के वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए टीम गठित। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वनों में आग लगने की अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए 3 विशेषज्ञों का दल भेजने का लिया निर्णय। पर्यावरण को स्वच्छ रखने और वन संरक्षण की दिशा में अहम कदम। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 14.26% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 673.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में करीब 98,55,000 किसान हुए लाभान्वित।
और देश भर में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि। हरिद्वार की हर की पैड़ी घाट हुआ रोशनी से जगमग। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे हर की पैड़ी। देश भर के शिव मंदिरों में अपने आराध्य की रचना अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं शिव भक्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।